आज ये आपकी लॉ की पहली क्लास है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। आज से मैंने एक रिवीजन बैच ये चला दिया है यूट्यूब पे। आप लोग पढ़ते रहिए और टाइम बहुत कम है आपके लिए, 1.5 महीने का टाइम है। काफ़ी बच्चे मुझसे जो है कॉल करके मैसेज करके बता रहे थे कि जो है आप पढ़ा दीजिए सर, समझा दीजिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के। तो बस कहानी समझा देंगे तो हम लोग कर पाएंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि जो है पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो ध्यान से आप लोग लगे रहिए और हम आपके साथ हैं। जो भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, ठीक है। गुड लक। हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआरएफ सब्जेक्ट की। बीआरएफ मतलब बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बीकॉम का एक सब्जेक्ट है। कहीं पे फर्स्ट ईयर में तो कहीं सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके बीकॉम में तो है ही, बट उसके साथ साथ सीपीटी जो सीए फाउंडेशन होता है, सीए फाउंडेशन, पहले वो सीपीटी था, अब वो सीए फाउंडेशन हो गया। उसमें सब्जेक्ट का नाम है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ के नाम से हमें ये पढ़ना पड़ता है। ये एक बिजनेस लॉ है बेटा। मर्केंटाइल मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड हो, जो ट्रेड से रिलेटेड हो। देखिए, ऐसे लॉ जो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन को डील करते हैं बिटवीन किसके, मर्केंटाइल पर्सन के बीच। मर्केंटाइल पर्सन कौन है? मर्केंटाइल पर्सन होते हैं बेटा ट्रेडर या मर्चेंट या बिजनेसमैन कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए या बैंकर्स कह लीजिए, जो व्यापार में व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसको डील करने के लिए क्या बनाया गया, बिजनेस लॉ। अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा लॉ कहता है कि भैया अगर आप कोई बिजनेस में कुछ गड़बड़ होती है तो आप लॉ की तरफ देखेंगे, कानून की तरफ देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कानून की तरफ देखना होगा। पहले तो ये बात जान के रखिए, बाद में अगर कहेंगे कि हमको ये कानून पता नहीं है तो वो साफ साफ कहता है इग्नोरेंशिया नॉन ज्यूरिस एक्जिस्टेंट। हम लिख देते हैं इग्नोरेंशिया नॉन ज्यूरिस एक्जिस्टेंट। कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बाद में आप मत कहिएगा कि हमको ये कानून पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आपको ये कह के माफी नहीं मिल जाएगी कि हमको ये कानून पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमको बिजनेस करने के लिए बिजनेस लॉ पता होना चाहिए, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, हो सकता है जेल भी हो जाए, ठीक है। तो इतना जानना जरूरी है। अच्छा, कोई चीज एक्ट कैसे बनती है, कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूं अभी। कोई बात एक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले एक बिल पास होती है, बिल बनाई जाती है जिसमें कानून के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। बिल बनाई जाती है, बिल को भेजा जाता है लोकसभा। लोकसभा, जब लोकसभा से बिल पास हो जाती है तब वो जाती है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा से जब पास हो जाती है तब वो जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचती है तो प्रेसिडेंट उसे कंसेंट के लिए पहुंचाई जाती है प्रेसिडेंट के पास। कंसेंट मतलब स्वीकृति के लिए। किसके लिए? स्वीकृति के लिए। स्वीकृति के लिए जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचती है, अगर वो पास हो गई, अगर वो पास हो गई तो भैया ये तो भैया अब ये आ जाएगी कम इनटू फोर्स, मतलब लागू हो जाना, इम्प्लीमेंट हो जाना। कम इन टू फोर्स।
ऐसा समझिए, जब कोई एक्ट बनाना होता है तो एक बिल बनती है, बिल बनने के बाद वो जाती है लोकसभा, पास हो गई अगर तो वो जाती है फिर राज्यसभा, राज्यसभा से भी पास हो गई तो जाती है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया तो वो लॉ नहीं बन पाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो प्रेसिडेंट की स्वीकृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिलने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो कम इनटू फोर्स, मतलब उसको लागू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन लागू कर दिया जाता है, कुछ दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है, कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, उसके बाद वो नियम लागू कर दिया जाता है, कम इनटू फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मर्केंटाइल का रियल मीनिंग क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू ट्रेड, विच इज related to trade is known as mercantile। तो मर्केंटाइल आप किसको कहेंगे? जो भी चीज, जो भी ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू, इतना वर्ड बढ़ा लीजिएगा, ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू ट्रेड इज नोन एज मर्केंटाइल। ट्रांजैक्शन, बात समझिएगा भैया, ऐसे ट्रांजैक्शन जो व्यापार से रिलेटेड हैं उसको मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज विच इज रिलेटेड टू ट्रेड इज नोन एज मर्केंटाइल। कोई भी चीज अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो हम उसे क्या कह सकते हैं भैया? मर्केंटाइल कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए मेन बात पे आते हैं। मेन बात हमारी क्या है? हमें देखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब ये कब आया था? 1872। तो भैया कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि भैया उस टाइम के प्रेसिडेंट ने इन्हें स्वीकृति दी होगी, उस टाइम के प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दी होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कब स्वीकृति दी है? ये दी है 25 अप्रैल 1872 को। कब दी है? 25 अप्रैल 1872 को। और ये कम इनटू फोर्स, मतलब लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 1 सितंबर, मतलब 9वां महीना 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब उसको स्वीकृति मिली प्रेसिडेंट से? 25 अप्रैल 1872 को। और वो लागू कब से हुआ? 1 सितंबर 1872, ठीक है। अच्छा, इट अप्लाइज whole of India except जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट। इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए हों, ठीक है। तो इसको एक बार गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा। अभी मैंने सर्च नहीं किया, मैं अगर देखूंगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझनी पड़ेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। यहां पे एक और वर्ड बढ़ा देते हैं, विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी आ जाए, मतलब कानून उसको बाध्य कर दे कि तुम्हें ये पूरा करना ही पड़ेगा, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। मतलब कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते होंगे, कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि एक आदमी है एक्स,
एक आदमी है वाई, एक्स ने कहा वाई से, एक्स ने कहा वाई से कि भैया चलो हम दोनों बिजनेस किया जाए, ठीक है। वाई ने कहा ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस किया जाएगा, तो उसने कहा चलो गन्स बेचा जाएगा, इलीगल गन्स, लीगल नहीं इलीगल गन्स बेचा जाएगा। अब बताइए, फिर भी वाई ने कह दिया ठीक है चलो बेचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पैसा लगाऊंगा तुम भी पैसा लगाना, हम दोनों साथ में बिजनेस किया जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो हो रहा है, बट क्या वो लीगल बिजनेस है? इन्फोर्सिबिलिटी बनेगी? बिजनेस ये काम करने को कहता है? नहीं कहता है, इन्फोर्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। इसलिए ये एग्रीमेंट तो है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक और छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम डिफाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी बातें आती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो दो बातें लिखी हैं कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होनी चाहिए। तो पहली बात कि एग्रीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और इन्फोर्सिबल होना चाहिए। अब देखिए, एग्रीमेंट है, इन्फोर्सिबल है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट कब बनेगा? वो प्रॉमिस दे रहा हो, वो क्या दे रहा हो? प्रॉमिस दे रहा हो, और उसमें कंसिडरेशन जुड़ा हो। उसमें क्या जुड़ा हो? कंसिडरेशन जुड़ा हो। प्रॉमिस किसे कहते हैं? ऑफर और एक्सेप्टेंस। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऑफर दिया और एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इतनी आसान बात नहीं होती। जब कोई ऑफर देता है, इसको प्रपोजल भी बोला जाता है, प्रपोजल, ऑफर या प्रपोजल। जब कोई आदमी प्रपोजल देता है या ऑफर देता है, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गई। क्या बन गई? प्रॉमिस। अब उसे करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉमिस में अगर समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन क्विड प्रो क्यू बोलते हैं, लैटिन में इसको क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ मिल रहा हो। हमने कहा हम तुमको कुछ देंगे, उसके बदले में तुम कुछ जो दोगे, बदले में जो दिया जाता है उसको बोला जाता है कंसिडरेशन, ठीक है। अगर मैंने प्रॉमिस कर दी और बदले में मुझे कुछ मिल गया तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल अगर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो इन्फोर्सिबल हो गया, मतलब कुछ लीगल चीज़ों के लिए काम किया गया, कुछ लीगल वैलिड रीजन के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वैलिड रीजन के लिए अगर एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक शॉर्ट नोट लिख दें, आप उसको लिख लीजिएगा और ये चार्ट बना लीजिएगा। ईच कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लिखिए, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, is an agreement, but
each agreement is not a contract। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा जब वो एग्रीमेंट था, ठीक है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट तो होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कभी कभी मान लीजिए एग्जांपल, मैंने कहा गन्स का बिजनेस किया जाएगा, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी आती है, उसमें कानून का हस्तक्षेप आ सकता है या नहीं आ सकता। मान लीजिए वाई के साथ बेईमानी हो गई, एक्स ने बेईमानी कर लिया गन के बिजनेस में, वाई जाएगा अगर कोर्ट में जाएगा बेटा, तो पहले उसी की लग जाएगी ना भाई। बताइए, आप खुद सोचिए, वाई जाएगा और कहेगा एक्स ने मेरे साथ बेईमानी की है, तो जज कहेगा क्या बेईमानी कर दी। तो जज साहब से जब पूछेंगे जज साहब, तो वो बताएगा हम उसके साथ बिजनेस करते थे। तो बोलेंगे कौन सा बिजनेस करते थे, तो बोलेगा गन्स का बिजनेस करते थे। तो कहेगा लाइसेंस दिखाइए। और आपके पास तो लाइसेंस है नहीं, क्योंकि आप इलीगल बिजनेस कर रहे थे, तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं बनेगी उस पर। कभी भी बेईमानी होने पे फिर वाई एक्स पर केस नहीं कर सकता या एक्स वाई पर केस नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए इन्फोर्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब हम बता देते हैं। पहला, लीगल बाइंडिंग, लीगल टाई, ठीक है, बाइंडिंग या टाई लिख दीजिए। और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, या ऐसा लिख दीजिए ऑब्लिगेशन होना चाहिए। जहां पे ड्यूटी बनती है उसकी जिम्मेदारी बनती हो, ठीक है। तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा और इसको एक बार समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा अपनी बुक में भी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने वाला है। और आज से मैंने एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, तो रिवीजन क्लास में देने के लिए मैंने ये पूरा चलाने की कोशिश करी है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है।